नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी राजी खुशी से होंगे। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी का शुरुआत करते हैं। आज की कहानी तांत्रिक मैडम की है। एपिसोड 40। कार रात को चलती जा रही थी। तांत्रिक मैडम अब रोड पर निगाह रखे हुए कार को तेज तेज दौड़ाती जा रही थी। उनके बगल में जेसिका, अब पिछली सीट पर आशीष बैठे हुए थे। अब जो उनका फार्म हाउस था, उसमें अब दो लोग फार्म हाउस की रखवाली कर रहे थे, संजय और उसका साथी। अब उन्हीं के हवाले हवाले वो पूरा फार्म हाउस था। अब वहां तो एक से एक कीमती चीज पड़ा हुआ था। खैर, अब हम तांत्रिक मैडम की उस यात्रा पर चल रहे हैं जो रात को अपनी कार लेकर निकली थी। कहाँ जा रही थी, आइए पता करते हैं। अब जेसिका तांत्रिक मैडम से पूछ रही थी कि मैडम, अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आपने कुछ प्रोग्राम के बारे में बताया नहीं। ये सब बहुत आपने जल्दी किया था, तो बात क्या है मैडम, हम लोग जा कहाँ रहे हैं? तांत्रिक मैडम अब रोड पर निगाहें लगाई हुई थी और जेसिका को बता रही थी कि थोड़ी देर शांत रहो, आगे चल करके मैं सब कुछ बताऊंगी, अभी मुझे कार ड्राइव करने दो। आखिरकार अब जेसिका के मन में तो हलचल था। अब पीछे बैठे हुए आशीष जो थे, उनके दिमाग में भी चल रहा था कि अचानक गाड़ी लेके बाहर से आई और इसके बाद ज़्यादा संभलने का मौका भी नहीं दिया। तांत्रिक मैडम बहुत जल्दी में थी और कहने लगी कि जेसिका, आशीष, थोड़ा बहुत अपना सामान पैक करो, तंत्र मंत्र वाला। और फिर बिना टाइम दिए हुए हम लोग अब एक तरह से चल पड़े थे। अब इस जहाँ आ रही है, पहले तो कहीं भी किसी प्रोग्राम में जाती थी, कोई काम में जाती थी, तो सबको बताया करती थी कि ऐसे ऐसे हम लोग को करना है। जो जिसका भूमिका था वो भूमिका निभाता था। लेकिन आज तो कुछ ऐसा कुछ बताया ही नहीं। अब आशीष भी सोच रहे थे, उधर जेसिका भी सोच रही थी। लेकिन अब जेसिका तांत्रिक मैडम को ठोक नहीं रही थी। वो जानती थी कि ज़्यादा अगर हम बोलेंगे तो तांत्रिक मैडम नाराज भी हो सकती है। इसलिए जेसिका का अब निगाह जो था रोड की तरफ, और रोड पूरा अंधेरा हुआ पड़ा था। जहाँ पर अब उस कार की हेडलाइट की रोशनी पड़ती थी, अब वही जगह अब एक तरह से उजाले भर में हो जाता था। अब बाकी जगह तो जैसे अंधेरे से भरा हुआ था। कार दौड़ती चली जा रही थी। जेसिका जब अपना घड़ी देखी तो उनको चले हुए लगभग 3 घंटा बीत चुका था। 8 बजे चले थे और 11 बजने वाला था। आखिर तांत्रिक मैडम कहाँ जा रही है? आखिरकार जो तांत्रिक मैडम थी, अब वो समझ गई थी कि अब शायद इनको कुछ बता देना चाहिए। और कार चलाते चलाते जेसिका की तरफ देख के कहने लगी कि देखो जेसिका, हम एक काम में जा रहे हैं। अब मेरे पास में इतना वक्त नहीं था कि हम तुम्हें विस्तार से बताते। एक ऐसा ही काम अर्जेंट आ गया था। अब काम कोई ज़्यादा हमें मुश्किल तो नहीं लग रहा है, लेकिन जो सेठ का काम है ना, वो पैसे का लालच बहुत दिया है। तब मुझे कुछ शक सुबह हो गया। हम उसी काम पर जा रहे हैं। आखिर वहां पहुंच करके हमें पता लगेगा कि आखिर माजरा क्या है। इसके बाद सब लोग अब समझ गए थे कि वो किसी काम में ही जा रही है मैडम, ऐसे इधर उधर घूमने के लिए नहीं जा रही है। रात के करीब 12:30 बजे कार एक पुराना सा बंगले के पास में रुकी और वहां पर तांत्रिक मैडम कार से उतर गई और दोनों को उतरने की इशारा किया। अब जेसिका भी उतर चुकी थी और आशीष भी उतर चुके थे। तांत्रिक मैडम अब जेसिका आशीष को अपने नज़दीक बुलाया और कहने लगी कि देखो, अब आशीष और जेसिका, ये जो कोठी देख रहे हो ना, आप देख रहे हो कि इसकी कितनी बुरी हालत हुई पड़ी है, खंडहर की तरह दिख रही है। जिसका ये कोठी है, जो मालिक है, जो सेठ है इसका, उसका कहना है कि इस घर में, इस पुराने कोठी में कुछ आत्माएं रहती हैं और वो इस कोठी को तोड़ना चाहता है।
लेकिन जब भी मजदूर आते हैं ना, तो वो आत्माएं उनको नुकसान पहुंचा देती है। वो दिन का टाइम होता है तभी कहते हैं कि आत्माएं चोट पहुंचानी शुरू कर देती है। दिखाई तो नहीं देती, लेकिन वो ऐसा काम करती हैं कि सारे मजदूर डर जाते हैं। ये सेठ इस जगह को अब एक तरह से नया कोठी बनवाना चाहता है। आइए, हमें पैसे के लालच अच्छा पाला दिया है, लाखों रुपए की बात है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये जो काम है ना, अब ये कोठी तोड़वाने के लिए कर रहा है। मुझे इस बात पर संदेह है। जेसिका और जो आशीष थे, आशीष ही पूछ बैठे कि कैसा संदेह है मैडम, ये तो हमारा काम ही है ना। अब हम लोगों के घर से भूत भी भगाया करते हैं और उसके बदले में अच्छा खासा हम पैसा लेते हैं, तो इसमें शक शुबा वाली क्या बात है। तांत्रिक मैडम मुस्कुरा करके आशीष की तरफ देखी, कहने लगी कि तुम सही कह रहे हो, हमारा पेशा ही यही है, हमारा काम ही यही है। लेकिन जितने पैसे का लालच सेठ ने दिया है ना, तुम सुनोगे ना तो तुम्हारा भी होश उड़ जाएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख ले लेते हैं, लेकिन उसने तो 15 लाख का ऑफर किया है कि 15 लाख हम देंगे और हमारा ये जो घर है भूतों से खाली हो जाना चाहिए। तभी मुझे इस काम में संदेह लग रहा है कि आखिर इस मकान को तोड़ने में इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। चलो तोड़ना भी नहीं, अगर इस घर में भूत प्रेत भी हैं तो इतना पैसा मुझे क्यों दे रहा है। इतना तो हमारा चार्ज भी नहीं है, हम तो बहुत कम रेट में काम कर देते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि हमें बहुत अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट है, इस घर को हमें तोड़वाना है और नया कोठी बनवाना है। लेकिन मुझे अब वो एक तरह से तांत्रिक मैडम आशीष को समझा रही थी, जेसिका को समझा रही थी कि मुझे अब इस सेठ पर कुछ अब एक तरह से संदेह हो रहा है। मुझे लग रहा है कि जरूर इस घर में कोई राज है, और राज क्या है उस चीज को हमें पता करना है। देखो, मैं अभी जो सेठ को कुछ बता के नहीं आई हूं, मैं इस घर को चेक करना चाहती हूं कि इस घर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से सेठ जल्दीबाजी करना चाहता है कि जो भी आत्माएं हैं इस घर से बाहर निकल जाए। तो चलो हम तीनों मिलकर के अब इस काम को देखते हैं, उन आत्माओं को देखते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो इस घर में पड़ी आत्माएं कौन है, कब से रह रही हैं, क्या उनको निकालना अब हमें संभव हो पाएगा, आसानी से निकल जाएगी, या फिर हमें कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ में लेके आई हूं। चलो हम अब काम पर शुरू हो जाते हैं। तांत्रिक मैडम अब एक तरह से अपना जो थैला था वो निकाल करके तंत्र मंत्र वाला जो माला था, अंगूठियाँ थी, अब सब कुछ पहन चुकी थी, काला चोगा धारण कर चुकी थी। और वो गेट का चाबी अब तांत्रिक मैडम के पास में था नहीं, और वैसे ही भी कोठी खंडहर सा लग रहा था। हाँ, आसपास में जो कोठी थी वो थोड़ी दूरी दूरी पर थी, और उनके बाहर लाइट का बल्ब लगा हुआ था, रोशनी हो रही थी। लेकिन ये जो कोठी थी ना, बिल्कुल उस कॉलोनी के पहला ही कोठी थी, और ये इसमें ना तो कोई लाइट का प्रबंध था, लग रहा था कि सब बिजली कटी है, और ये कोठी बहुत ही पुरानी लग रही थी। अब आशीष को बोलती है कि आशीष देखो, अब तुम अंदर जाओ, ये दरवाज़ा अंदर से बंद है, सांकल लगा हुआ है जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। अब देखो, अगर ताला होता तो बाहर ज़रूर दिखता, इसका मतलब ये खंडहर हो चुका है, और इसमें ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जो मकान मालिक इसमें ताला बंद रखे। तो तुम कूद कर जाओ और देखो अंदर से सांकल लगा है तो खोल दो, नहीं तो हम लोग को भी कूद कर जाना पड़ेगा, इतना काम तो कर ही सकते हो। अब आशीष हंस के बोलने लगे कि जी मैम, ये तो मेरे लिए 2 मिनट का काम है। और आशीष अब दीवार कूद चुके थे, और बाकी में उस तरफ कूदे तो गेट पर कोई ताला नहीं लगा था, अंदर से सांकल लगी हुई थी। अब इसका मतलब कोई और दरवाज़ा होना चाहिए। आशीष समझ गए थे कि ये जो बाउंड्री अच्छी खासी ऊंची है, और ये कैसे हो सकता है कि अंदर से कोई बंद कर दें, अब बाहर कैसे निकलेगा, मतलब पिछला दरवाज़ा ज़रूर होगा। और गेट खोल देते हैं, तांत्रिक मैडम भी आ जाती हैं और जेसिका भी आ जाती है। अब अपने अपने उपकरण निकाल लेते हैं, टॉर्च वगैरह जो भी उनकी इक्विपमेंट है चेक करने का,
तांत्रिक मैडम अब एक तरह से आगे बढ़ने लगती है। तब जो जो ये आशीष थे ना, तांत्रिक मैडम को रोकते हैं कि मैडम 1 मिनट रुकिए। मैडम रुक जाती है, कहती हाँ आशीष बताओ बात क्या है। तब आशीष बताते हैं कि मैडम इतनी बड़ी बाउंड्री है, इतना बड़ा गेट है, अब इसका मतलब इसके कोठी के पिछले दरवाजा भी होगा। अब जो मैडम थी, तांत्रिक मैडम, मुस्कुरा दिया और कहने लगी हाँ तुम सही कह रहे हो आशीष, अब तुम्हारा भी दिमाग खुल रहा है, तुम्हारा भी दिमाग अब तेज चलने लगा है। बिल्कुल मुझे इस पता है। अब मैं पिछले गेट पर जा चुकी हूँ। इस कोठी को मैं देखने के लिए दूसरी बार आई हूँ। पहली बार मैं आकर के पूरा बाहर से मुआयना कर चुकी हूँ। इसके पिछले गेट पर बाहर से मोटा ताला लगा हुआ है और मैं समझ गई थी कि इस साइड में अब कोई ताला वाला नहीं होगा, ये हम लोग के लिए बड़ा आसान रास्ता होगा। अब इसके बाद बातचीत खत्म हो गई थी। तांत्रिक मैडम, अब आशीष और जेसिका, तांत्रिक मैडम आगे आगे चल रही थी और आखिरकार एक जगह पर जा कर के रुक गई। अब हर जगह तो जैसे खंडहर सा बना हुआ था, मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, गंदगी का अंबार भरा हुआ उस घर में। वो जगह जरूर कॉलोनी कीमती, एक तरह से महंगी कॉलोनी थी और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। तभी मकान मालिक जो भी था उस पुरानी कोठी को तोड़वा करके नया बनवा करके शायद अपने परिवार को रखना चाहता था या फिर बेचना चाहता है, जो भी हो। लेकिन तांत्रिक मैडम इस बात पर संदेह कर रही थी कि इस काम के बदले में बहुत ज़्यादा पैसा दे रहा था। कह रहा था कि मुझे बहुत जल्दीबाजी है, इस काम को ख़त्म कीजिए। आखिरकार तांत्रिक मैडम अब एक जगह पर साफ सुथरा जगह देख करके बैठ चुकी थी और अपने तंत्र मंत्र का सारा सामान अब एक तरह से निकाल करके सजाने लगी। बाहर में दिया जला चुकी थी। एक तरह से अब आशीष, जेसिका अब तांत्रिक मैडम से कुछ कदम की दूरी पर पीछे अब तैयार हो गए, एक तरफ से सतर्क खड़े हो गए थे। वो जानते थे कि अगर इस कोठी में कोई भूत प्रेत होगा तो तांत्रिक मैडम को जरूर पता लग जाएगा और वो हमें सचेत करेंगी और हमें क्या करना है हम अब अच्छी तरह से जानते हैं। आखिरकार दीपक जल चुका था, रोशनी एकदम खड़ी दिखाई दे रही थी और तांत्रिक मैडम जो थी अपने जो भी मंत्र का उच्चारण था मन में कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था, समय निकलता जा रहा था, लेकिन अभी तक ऐसा कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा था कि उस घर में कोई हो, ऐसा कोई भूत प्रेत हो, आत्मा हो। अगर अब तक ऐसा कोई होता तो संकेत जरूर मिल जाता। काफ़ी देर अब उस पूजा आराधना में तांत्रिक मैडम का समय निकल चुका था। आखिरकार अब आंखें खोल चुकी थी अब तांत्रिक मैडम और आशीष जेसिका को बुलाई कि तुम दोनों इधर आ जाओ। अब आशीष भी आ चुके थे और जेसिका भी आ चुकी थी और मैडम जो थी ना अब दोनों से बातचीत कर रही थी कि देखो आशीष, देखो जेसिका, मुझे इस घर में ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद अब वो मकान मालिक है जो सेठ है, कहीं उसको गलतफहमी का शिकार तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं जरूर महसूस कर लेती। अब करें तो क्या करें। अब एक तरह से तांत्रिक मैडम आशीष की तरफ देख रही थी, जेसिका की तरफ देख रही थी और जेसिका भी खामोश थी, आशीष भी खामोश थे। अब क्या बोलें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी आशीष सोचते हुए कहने लगे कि मैडम अब क्या किया जाए। वो जो कोठी था एक ही मंजिल का बना हुआ था, इसके ऊपर अब कुछ बना ही नहीं था, तो ऊपर मंजिल का कोई मतलब ही नहीं था। अचानक कुछ आवाज जैसे आशीष को सुनाई दी। आवाज जैसे जहां खड़े थे उसी फर्श के नीचे से आ रही थी। आवाज पर जब निगाह एक तरह से उनको कान में आवाज सुनाई पड़ी तो थोड़ा सा सहम से गए थे कि धरती नहीं डोली, ऐसे कुछ उनको थरथराहट से महसूस हुई थी। तब तांत्रिक मैडम से बोलते हैं कि मैडम मुझे तो लग रहा कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ उसके नीचे थरथराहट सी महसूस हुई है, जैसे भूकंप आता है ना, ऐसे मेरे को महसूस हुआ है।
कहीं इसके नीचे मैडम कोई तहखाना तो नहीं है, बेसमेंट तो नहीं है। अब तांत्रिक मैडम बिल्कुल आशीष की तरफ देख रही थी। फिर उनकी आंखें चमकने लगी। कहने लगे, अरे आशीष, तुम तो मुझसे भी ज्यादा आगे तेज निकल गए। तुम्हें कहाँ पर थरथराहट महसूस हुई है? तब आशीष जहाँ खड़े थे वो अपने पैरों के नीचे उंगली दिखा के कहने लगे, मैडम इस जगह पर जहाँ मैं खड़ा हूँ। अब तांत्रिक मैडम उस जगह पर आ गई। अब पूछने लगे, क्या अभी तुम्हें कुछ ऐसा महसूस हो रहा है? थरथराहट महसूस हो रहा है? कोई साउंड आ रही है, तुम्हें महसूस हो रही है? तब आशीष ध्यान देने लगे। कहने लगे, नहीं मैडम, बस एक ही बार वो आवाज़ मुझे महसूस हुई थी मेरे पैरों के नीचे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जगह हिल रही हो। आपको भी शायद महसूस हुआ होगा। ना तो जेसिका महसूस कर पाई थी, ना तांत्रिक मैडम। अब मैडम अब आशीष की तरफ देख रही थी। फिर अब आंखें बंद कर लिया था कुछ देर के लिए, खड़े खड़े जैसे ध्यान में लीन हो गई हो। अब फिर आंखें खोल के कहने लगी, आशीष तुम बिल्कुल सही हो। मुझे लग रहा है कि इस जगह पर बेसमेंट है, तहखाना है। हमें उसका रास्ता ढूंढना चाहिए। हो सकता है कि सारी शक्तियां बेसमेंट के अंदर हो। अब हमें बेसमेंट का रास्ता ढूंढना चाहिए। अब सब लोग तैयार हो चुके थे। अब जो कमरे थे टूटे फूटे जाल मकड़े वाले, पुराने गंदगी से ढेर बना हुआ था। अपने अपनी टॉर्च चला करके अब कमरे के अंदर जहाँ भी लगता कि हाँ यहाँ पर बेसमेंट का दरवाज़ा होना चाहिए, लेकिन पूरी जगह पूरी कोठी उन्होंने छान मारी थी। कहीं भी ऐसा दरवाज़ा उनको दिख नहीं रहा था। लेकिन वो लोग हार नहीं मान रहे थे। हर नई नई जगह पर ढूंढ रहे थे कि यहाँ नहीं होगा दरवाज़ा, इस अलमारी के लकड़ी के अलमारी के पीछे होगा, इन सीढ़ियों के पीछे होगा, लेकिन कहीं पर उनको दरवाज़ा मिल नहीं रहा था। अब रात भी अब काफ़ी हो चुकी थी, आधी रात से ऊपर की बात थी। और जैसे जैसे दरवाज़ा को ढूंढ रहे थे, दरवाज़ा नहीं मिल रहा था। तांत्रिक मैडम के चेहरे पर परेशानी देख रही थी। और आशीष जेसिका से कह रही थी कि देखो, अब हमारे पास बहुत टाइम कम बचा है। तुम लोग कोशिश करो उस दरवाजे को ढूंढने को। किसी तरह से हम उस दरवाजे को ढूंढ पाए तो हम बेसमेंट में जा सकते हैं, उन शक्तियों को पहचान सकते हैं कि आखिर वो हैं या नहीं है। लेकिन अब क्या हो सकता है? हर तरफ उन्होंने छान मारा था, लेकिन कहीं पर भी ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा था। आखिर आप करें तो क्या करें? एक तरह से तीनों लोग इकट्ठा हो गए थे। तभी अचानक अब तांत्रिक मैडम के नीचे जहां खड़ी थी, अब वहां पर हलचल एक तरह से महसूस हुआ। जैसे वैसे बताए थे ना आशीष कि उनके पैरों के नीचे अब लग रहा था कि भूकंप का झटका आ रहा। ऐसे ही महसूस हो रहा था तांत्रिक मैडम के पैरों के पास में। वो भी चौंक गई थी, देखने लगी वहां पर, लेकिन वहां तो कंक्रीट का पूरा मटेरियल बिछा हुआ था। मतलब वहां तो ऐसा कोई जगह ही था ही नहीं। आखिरकार देखते 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 वहां पर एक पुराना बाथरूम था। वो उसमें कबाड़ भरा हुआ था। बस एक वही जगह था जहां पर तांत्रिक मैडम ना उनकी टीम जा पाई थी। अब जैसे ही बाथरूम की ओर अब नजर गई ना, तांत्रिक मैडम की आंखें चमक गई थी। कहने लगी कि देखो आशीष, तुम्हें एक काम जल्दी करना होगा। उस बाथरूम को जल्दी से जल्दी खाली करो, जो भी कबाड़ है ना उसको निकालो। मुझे अब अंदाजा मिल चुका है, अब बेसमेंट का रास्ता उसी बाथरूम से होना चाहिए। इसके अलावा इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम जितना जल्दी कर सकते हो अब उस जगह खाली करो, हमें अब उसी अंदर से रास्ता मिलेगा। आशीष एकदम तेजी से हाथ चला रहे थे। जो भी बाथरूम में कबाड़ भरा हुआ था और उसको निकाल निकाल करके बाहर फेंक रहे थे। हाँ, इस काम में कुछ समय तो जरूर लगा, लेकिन काम सफलतापूर्वक अब आशीष ने कर दिया था। अब पूरी टॉर्च की रोशनी से आप उस जगह को देख रहे थे कि आखिर इसमें रास्ता कहाँ है। अब बाथरूम छोटा नहीं था, बड़ा था। हाँ, लेकिन कमाल की बात थी कि ना तो उसमें अब कोई WC लगी थी, ना कोई टोंटी लगा हुआ था। देखने में एकदम प्लेन था। या तो वो टूट चुका होगा
या फिर बनाया ही नहीं गया होगा। लेकिन अब तांत्रिक मैडम उस बाथरूम में आ जाती है और टॉर्च की रोशनी से अब देखने लगती है कि कहाँ से कुछ अब रास्ता हो सकता है, कैसे हो सकता है। आखिरकार फर्श पर अब रोशनी अब टॉर्च की डालने लगती है और तभी एक जगह पर उनको उभार से नजर आता है और उभार के पास में जब रोशनी डालती है ना, तो रोशनी अब अंदर तक जा रही थी। अब उस जगह पर तांत्रिक मैडम रुक गई थी और उस जगह को ठोकने लगी अपने पैरों से और तब उनको अंदाजा हो चुका था कि अरे ये कंक्रीट का नहीं है, ये तो लग रहा कि लकड़ी का बना हुआ है, जरूर यही रास्ता है। अब इस लकड़ी को हटाना पड़ेगा और तब हमें अंदर जाने का रास्ता मिल जाएगा। अब इस काम को अब आशीष करने लगे थे। अब उस दरार के पास अब एक लोहे का टुकड़ा ढूंढ के लाए और उसमें दरार में डाल करके अब एक तरह से उस लकड़ी को उठाने लगे। इसमें थोड़ा मेहनत तो जरूर लगा, लेकिन शक्तिशाली थे, मेहनती इंसान थे आशीष, इस काम को कुछ देर में कर लिया था। आप देख करके बड़ा हैरत हुई कि वास्तव में उस जगह पर एक सीढ़ी बनी हुई थी नीचे जाने के लिए। लकड़ी का अब वो जो तखत था हटा करके साइड में रख दिया गया था। सीढ़ी साफ नजर आ रही थी। अंदर में बड़ा ही दुर्गंध आ रहा था। जैसे ही वो ढक्कन उठा लकड़ी का और नीचे में दुर्गंध आना शुरू हो गया था। तांत्रिक मैडम दुर्गंध का परवाह नहीं किया। अब तो उनके अब जैसे उनकी आंखों में अब एक तेज आ गया था, एक ताजगी से भर चुकी थी और वो आशीष को बोल रही थी, जेसिका को बोल रही थी, हाँ हाँ यही जगह है, बिल्कुल अब हमें नीचे उतरना पड़ेगा। लेकिन आशीष वो दुर्गंध आ रहा था ना, उससे घबरा रहे थे। लेकिन तांत्रिक मैडम परवाह नहीं किया, उस सीढ़ी से नीचे उतरने लगी और आशीष जेसिका को आने का इशारा किया। सबसे पहले तांत्रिक मैडम अब बेसमेंट के अंदर उतर चुकी थी और इसके बाद आशीष और जेसिका भी आ चुके थे। तीनों लोगों का हाथ में टॉर्च था, शक्तिशाली टॉर्च, और शक्तिशाली टॉर्च से अब दूर दूर तक बेसमेंट में देख रहे थे। बेसमेंट में अब एक तरह से एकदम पूरा जगह खाली पड़ा हुआ था। ना तो बेसमेंट में कोई फर्नीचर, ना कोई सामान, जिधर देखो खाली स्थान, बस गंदगी गंदगी अब नजर आ रही थी। हाँ, कुछ जगह पर चमगादड़ जरूर छत पर लटकी हुई थी, लेकिन अब चमगादड़ों से ना तो आशीष डरते थे, ना जेसिका डरती थी, और तांत्रिक मैडम तो उनसे कभी डरी भी नहीं। अब अचानक जो तांत्रिक मैडम थी ना, एक दिशा की तरफ चलने लगी। पीछे पीछे आशीष और जेसिका अब एक कोने पर आ करके खड़ी हो गई थी और वहां जैसे कुछ सूंघने लगी थी। अब तांत्रिक मैडम एकदम आशीष की तरफ मुड़ी और कहने लगी कि आशीष, अब एक काम करो, इस जगह पर अब वो सामान को ले आओ, जल्दी जाओ ऊपर से और सारा सामान जो है तंत्र मंत्र वाला उठा के ले आओ। मुझे अब अंदाजा लग चुका है कि इस जगह पर कुछ शक्तियां हैं। अब उन शक्तियों से हमें बात करना पड़ेगा कि आखिर इस जगह पर उन्होंने कब्जा क्यों डाल रखा है। कुछ ही देर के बाद में अब उस स्थान पर तंत्र मंत्र का सामान रखा गया था। दीपक जल गई थी और अपनी अपनी जगह पर जेसिका आशीष गोल घेरे में खड़े हो गए थे और तांत्रिक मैडम अब उस जगह पर ध्यान कर रही थी, उन शक्तियों को बुलाने की अब एक तरह से कोशिश कर रही थी। दीपक जल गया था, दीपक का लौ एकदम खड़ा दिख रहा था। अब आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन अभी कोई शक्ति, कोई भूत प्रेत अभी तक उस जगह पर नजर नहीं आए थे। अचानक तांत्रिक मैडम आंखें खोलती और एकदम जेसिका भी सतर्क थी, आशीष भी सतर्क थे कि कोई अनहोनी के लिए तैयार थे। लेकिन अभी तक ऐसा ना तो आशीष की नज़र में कोई महसूस हुआ, ना जेसिका की नज़र में। अचानक आंखें खोलने के बाद में तांत्रिक मैडम अब धीरे धीरे पुकार रही थी। किसको पुकार रही थी? ना तो आशीष समझ पाए थे, ना जेसिका। तांत्रिक मैडम कह रही थी कि मैं तुम्हें देख रही हूं, तुम अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रही हो, तुम मेरी नजर से छिप नहीं सकती। मैं जानती हूं कि तुम शक्तिशाली हो, अब छुपने का कोई फायदा नहीं है।
अब मेरे सामने आके बैठो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। अब तो आशीष भी हैरान थे, जेसिका भी हैरान थी। उनको तो कोई ऐसा चीज दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर तांत्रिक मैडम किससे बात कर रही थी? कोई नजर तो आए, कोई शक्ति भी हो, कोई भूत प्रेत हो तो कम से कम अब तो देख तो सकते थे। अगर आशीष नहीं दे सकते, जेसिका तो देख सकती थी, लेकिन जेसिका को भी कोई नजर नहीं आ रहा था। तांत्रिक मैडम अब जिससे बात कर रही थी उससे बार बार वही कह रही थी कि तुम हमारे नजदीक आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस कुछ बातें मैं जानना चाहती हूँ और इसके बाद मैं लौट जाऊंगी बिना तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, अगर तुमने सच सच बोला तो। तांत्रिक मैडम अब बिल्कुल शांत हो गई थी और आंखें अब उनकी फैल चुकी थी। अब ना तो जेसिका कुछ समझ पा रही थी ना तो आशीष। तांत्रिक मैडम अब जैसे किसी से बात कर रही हो, जैसे वो व्यक्ति कोई उनके पास में बैठा हुआ है। और तांत्रिक मैडम कह रही थी कि पहले अपना नाम बताओ। अब कोई आवाज ना तो आशीष की सुनाई पड़ी ना जेसिका की सुनाई पड़ी। तांत्रिक मैडम एकदम फर्राटे भरती हुई बात करती जा रही थी। अब अच्छा नाम है। अब एक तरह से तांत्रिक मैडम कह रही थी कि बहुत ही प्यारा नाम है। अब बताओ आप इस जगह पर कितने कितने सालों से हो? उधर से कोई आवाज नहीं आ रहा है। वो आवाज शायद तांत्रिक मैडम ही सुन रही थी और वो उसको देख रही थी। ना तो आशीष देख रहे थे ना जेसिका देख रही थी। आखिरकार कुछ देर बात करने के बाद तांत्रिक मैडम मेन बात पर आ गई थी और कहने लगी कि तुम बताए नहीं कि तुम यहाँ पर कितने साल से हो और इस जगह पर क्यों हो? अब तो कोई सुनाई नहीं पड़ रहा था, ना आशीष को ना जेसिका को। अब एक तरह से तांत्रिक मैडम अब जो भी शक्ति थी उससे बात कर रही थी, सब कुछ सुन रही थी, समझ रही थी, सवाल पर सवाल कर रही थी और आखिरकार अब उस जो भी शख्स से बात कर रही थी वो कहने लगी कि अब हम लौट रहे हैं तुम्हें बिना कोई नुकसान पहुंचाए और तुमने बिल्कुल मेरे सवालों का सही जवाब दिया है। आखिरकार उस जगह से अब एक तरह से तांत्रिक मैडम आशीष को इशारा करती है कि आशीष अब सामान को उठा लो, हमारा काम आज का पूरा हो गया है। अब तेजी से आशीष उस जगह से जो भी तंत्र मंत्र का सामान था उठा करके अपने बड़ा सा थैले में रखते हैं और फिर वो लोग ऊपरी मंजिल पर आ जाते हैं। तांत्रिक मैडम अभी भी कुछ नहीं बोलती है। आखिरकार गेट से बाहर निकलने के बाद अब तांत्रिक मैडम कहती है कि आशीष अब तुम दरवाज़ा अंदर से बंद करो और फिर बाउंड्री कूद करके आ जाओ, हम आप घर लौटेंगे। आशीष बड़ा हैरान थे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आया, ना जेसिका को समझ में आया कि मामला क्या था। जब गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी चल पड़ी और तब जेसिका पूछने लगी कि मैडम अब तो बताइए कि यहाँ का मामला क्या था, आप जिस शख्स से बात कर रही थी आखिर कौन थी वो, और क्या उसने बताया इस जगह के बारे में। तब तांत्रिक मैडम मुस्कुरा के कहने लगी कि आशीष और जेसिका, मेरा जो शक था ना बिल्कुल सही है। अब हैरान थी जेसिका और आशीष, कैसा शक? तब तांत्रिक मैडम कहने लगी कि देखो वो जो अंदर जिससे मैं बात कर रही थी ना वो भी एक शक्ति थी। एक तरह से उस घर में अब उसको बिठाया गया था। वहाँ उस घर में कुछ ऐसी चीज गाड़ा हुआ है, इसी की वजह से वो आत्मा उस जगह पर एक तरह से फंसी हुई है और उसको हम निकाल नहीं सकते। और वो बेचारी जो भी बेचारी है बड़ी परेशानी में है, इसलिए वो उस घर में एक तरह से तबाह करके रखती है। लेकिन उस घर में उसको बिठाया किसने? जरूर कोई तांत्रिक होगा और वो ही एक काम कर सकता है। और वो जो शक्ति है बहुत ही शक्तिशाली है, उसको बांधा हुआ है। अगर उसको आजाद कर दिया गया ना तो बहुत तबाही मचा सकती है। लेकिन उस कोठी के अंदर में आखिर उसको क्यों रखा गया है, कौन रखा है? अब तो मकान मालिक से हमें बात करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। अब ये काम हम 2 दिन के बाद करेंगे, हमने 2 दिन का टाइम दिया है। इसी बीच में सब जानना चाहती थी कि आखिर हम जाएंगे तो क्या करेंगे, क्या ढूंढेंगे, हमें पहले से मालूम होना चाहिए।
अब इसके बाद में वो लोग घर लौट आते हैं फार्म हाउस में, और रोज़मर्रा की तरह उनकी ज़िंदगी चलने लगती है। सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। अब वहाँ साफ सफाई के लिए दो लोग तो आ चुके थे, एक संजय और उनका साथी। खाना बनाने में मदद अब संजय भी करते थे, उनका साथी भी करती थी, जैसिका भी, आशीष भी। अब एक तरह से 2 दिन कब बीत गया पता ही नहीं लगा। और इसके बाद फिर उनकी टीम अब दिन के टाइम चल पड़ी थी कार में उस सेठ के घर, जिसकी वो खंडहर नुमा कोठी थी। अब वो शाम तक उसके घर पर पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद आमना सामना अब उनका होता है सेठ से। तीनों लोग सोफे बैठे हुए और सामने में सेठ की उम्र लगभग 60 साल के आसपास हो चुकी होगी। तांत्रिक मैडम छूटते ही सवाल करती है कि सेठ जी, मैं उस घर को अच्छी तरह से देख के आ गई हूँ। आज जिस तरह से आपने बताया था कि उस घर में बहुत सारी आत्माएं रहती हैं और वहाँ पर किसी को काम नहीं करने देती है, तो मैं अब उस घर को छानबीन कर आई हूँ। आपकी नज़र में अब उस जगह पर जो आपका पुराना घर है, पुराना कोठी है, बंगला है, उसके नीचे कोई बेसमेंट बना हुआ है। सेठ हैरान थे तांत्रिक मैडम के सवाल सुन करके। कहने लगे नहीं, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। जब ये कोठी बना था ना, तब मैं विदेश में रहता था। अब हमारे पापा चाचा अब एक तरह से कोठी का देखभाल करते थे, रहते थे। कुछ दिनों के बाद वहाँ पर अब सब कुछ बदलने लगा था। अब एक तरह से हमारा परिवार बीमार पड़ने लगा था। चाचा भी परेशान रहते थे, मेरे पिता भी परेशान रहते थे। फिर उन्होंने अब एक तरह से तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक जब आया था तो घर में पूजा पाठ किया था। इसके बाद कुछ दिन तक सही चला था, लेकिन फिर अब घर के लोग अब एक तरह से बीमार दोबारा से पड़ने लगे थे। तांत्रिक को बुलाया गया। तब तांत्रिक ने कहा कि देखो, इस घर में अब शक्तियों ने कब्जा कर रखा है। अब आप लोग इस घर को छोड़ जाओ, कहीं और शिफ्ट हो जाओ। हमें महीना दिन तक इस घर में अब रहना पड़ेगा और उन शक्तियों से लड़ना पड़ेगा, और तब जा कर के हम इस घर से उन शक्तियों को आज़ाद करा पाएंगे। और हमारे जो पिताजी थे डरपोक थे, चाचा जी भी डरपोक थे। उस तांत्रिक के अब बहकावे में आकर के उस घर को खाली कर दिया था। अब एक तरह से वो घर तांत्रिक के कब्जे में था। और वो 1 महीने के लिए बात बोला था, और इसके बाद साल भर तक उस घर में रह गया था। जब भी हमारे पिताजी चाचा जी जाते थे तो तांत्रिक टरका देता था, कहता था कि नहीं, वो निकल नहीं पाई है। अब एक तरह से उसका अपना घर बना रखा था। अब इस चीज़ से अब हमारे पिताजी चाचा जी बड़े परेशान थे। आज जब भी जाते कि तांत्रिक हमारा घर खाली करो, अब तो आत्माएं निकल चुकी होंगी, तो तांत्रिक कहता है कि नहीं, अभी वो निकली नहीं है, अभी और वक्त लगेगा। और इस बार जो हमारे पापा थे बहुत नाराज हो गए थे तांत्रिक पर। और तब तांत्रिक ने उस घर को खाली करते हुए कहा कि ठीक है। अब एक तरह से तांत्रिक ने कहा कि मैं तो खाली कर रहा हूं, लेकिन तुम भी इस घर में रह नहीं पाओगे। अब एक तरह से तुम्हारा घर एक खंडहर बन जाएगा, ना तो तुम रहोगे ना कोई इस घर में रह पाएगा। और इसके बाद तांत्रिक एक तरह से श्राप दे करके वो चला गया था। वास्तव में हमारा जो चाचा जी थे, पिताजी थे, और दोबारा उस घर में लौट आए थे। लेकिन अब बीमार नहीं पड़े थे, लेकिन उस घर में अजीबो गरीब आवाज़ आती थी। अब ऐसे लगता था कि कोई सामने उनका आ गया हो। दिखाई तो नहीं देता था, लेकिन वो लोग डर चुके थे। इसके बाद उस घर को सदा सदा के लिए छोड़ दिए थे। फिर उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि उस घर के अंदर कोई जाए। किराए पर भी दिए। जो भी किराएदार आता था 1 दिन 2 दिन 3 दिन रुकने के बाद वो भी भाग लेता था। वो भी यही बात बोलता था कि उस घर में कोई है जो हमें देख रहा है। वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमें देख रहा है। और वो लोग भागते रहे। इसके बाद ना तो हमारे चाचा जी गए, ना हमारे पिताजी गए। अब वो घर खंडहर के खंडहर रह गया, टूटता गया। अब देख लिया अब कैसा हालत हुआ पड़ा है। जब पूरी कहानी अब उस सेठ ने बताया, तब तांत्रिक मैडम कहने लगी कि देखो, इस काम में हमारी पूरी टीम लगेगी और पूरी शक्ति लगेगी। अब जो आपने पैसा का ऑफर किया है ना, 15 लाख रुपए, मैं समझती हूँ कि ये भी पैसा कम है। हमें और पैसा चाहिए।
कम से कम 25 लाख रुपए। हमें यहाँ पर अब बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर के हम उस शक्ति को बाहर निकाल पाएंगे। मैंने उस शक्ति से अब बातचीत भी किया। तांत्रिक मैडम ने पूरी रात की बात बता दिया। कहने लगे कि देखिए, हमारी बुद्धि की बात नहीं है, इसके लिए हमें अलग से टीम लगानी पड़ेगी। अब वो जो सेठ थे हाथ जोड़ लिए थे तांत्रिक मैडम से, मैडम हमें तो ये भी नहीं पता था कि हमारे उस घर में बेसमेंट भी बना था, ना तो हमारे कभी पिताजी ने बताया ना चाचा जी ने बताया। हाँ, मैं विदेश में रहता था, अब चाचा जी का तो कोई औलाद था नहीं, अब दोनों लोग तो रहे नहीं, ना वो मरते टाइम हमें बताए थे। अब जो भी हो, जो भी आप मांग रही हो हम देने के लिए तैयार हैं, और उस आत्मा को जो भी है शक्ति आप उस वहाँ से बाहर निकाल दीजिए। मैं उस जगह को अब बनवा करके और मैं उसको बेच दूंगा, ऐसे तो कोई नहीं लेगा। अगर आत्मा निकल जाएगी, अगर हाँ बोल देंगी तो हमारा पुश्तैनी घर है, मैं तो चाहूँगा कि उसी घर में रह जाऊँ। तांत्रिक मैडम बिल्कुल तैयार हो गई थी। कहने लगी कि सेठ जी बस मुझे एक रात का मौका दीजिए, फिर हम कल लेकर लौट के आएंगे, पैसा आपको एडवांस देना पड़ेगा। सेठ बिल्कुल तैयार हो गया। कहने लगा बस कुछ ही देर में आपको पैसा दे देता हूँ, लेकिन ये काम पक्का हो जाएगा ना। तब तांत्रिक मैडम कहने लगी मैं ऐसा अब कच्चा काम नहीं करती, अगर मुझे नहीं करना हो तो आज भी मना कर सकती हूँ, अभी मना कर सकती हूँ, लेकिन हाँ अब इसमें मेहनत लगेगा, मुझे खुद मेहनत करना पड़ेगा, कुछ लोगों को टीम भी लानी पड़ेगी, तब हम जा कर के इस काम को कर पाएंगे। सेठ पैसा दे चुका था। पैसा लेकर के तांत्रिक मैडम मुस्कुराते हुए अब एक तरह से कार चला रही थी, और आशीष जैसिका कह रही थी कि देख लिया ना, अब उस सेठ बेचारे को भी पता नहीं कि उस घर में बेसमेंट है। अब पूरी कहानी उसने हमें बताया तक नहीं था। अगर मैं उस शक्ति के बारे में पूरी तरह से पता नहीं लगा पाती, और वो इतिहास बताता नहीं कि उस घर में हुआ क्या था। आज जहाँ तक मैं उस आत्मा से मेरी बातचीत हुई है, वो आत्मा ने बताया है कि वो जो तांत्रिक उस घर में रहता था, उसी ने उस घर के अंदर बेसमेंट के अंदर में उस आत्मा को एक तरह से रख दिया था कि तुम इस जगह को कभी आबाद मत होने देगा, कोई भी आए तुम्हें बर्बादी करना है। तब से वो आत्मा उसी जगह पर फंसी पड़ी है। उसका भी दिल है कि हाँ अब एक जगह से हम निकल करके अब खुली हवा में पहुंचे, लेकिन वो मंत्र से बंधी हुई है, इसलिए निकल नहीं पा रही है। हमें अब अघोरी बाबा के पास जाना पड़ेगा, अघोरी बाबा का मदद लेना पड़ेगा। इसके बाद वो लोग घर पहुंचते हैं, अब अपना एक तरह से आराम करने के बाद में, लेकिन अब सब कुछ तेजी में हो रहा है, आराम करने का बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा है। फिर अपनी कार लेकर के दौड़ते हैं अघोरी बाबा के पास में। अघोरी बाबा के सब कुछ समझा करके कार में बिठाते हैं, चलिए अघोरी बाबा ये काम तो आप ही कर पाएंगे और मैं आपकी मदद करूंगी। अघोरी बाबा अब बिल्कुल अब तैयार हो चुके थे। अब पूरी टीम एक तरह से उस कोठी में पहुंचती है, और कोठी का चाबी अब तांत्रिक मैडम के पास में आ गया है। पिछला गेट अब खोलते हैं जा कर के आशीष, और आगे की गेट से अब वो पूरी की पूरी टीम अंदर पहुंचती है। वो जगह मैडम दिखाती है, बाथरूम का फर्श पूरा खुला का खुला है। अब तो जो शक्ति है अंदर है, तंत्र मन से बंधी है, वो तो कहीं भाग नहीं सकती, लेकिन उस घर में किसी को रहने भी नहीं देती। अब रात का टाइम हो चुका है, टॉर्च की रोशनी में अब पूरी लाइट का बंदोबस्त करके अब सारे के सारे लोग उस सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, और उसी कोने में जा कर के अब एक तरह से जो अघोरी बाबा हैं अपनी आसन जमा लेते हैं, और उनके बगल में तांत्रिक मैडम अब एक तरह से बैठ जाती है, और थोड़ी दूरी पर गोल घेरा में अब एक जैसिका और दूसरा आशीष खड़े हो जाते हैं। अब तांत्रिक मैडम फिर बातचीत शुरू कर देती है। अभी भी ना तो जैसिका देख पाती है ना आशीष कि आखिर बातचीत किससे हो रही है। और तब तांत्रिक मैडम कहती है कि आप सामने आ जाओ और सबको अपनी शक्ल दिखाओ, देखो हमारे जो लोग हैं देख नहीं पा रहे हैं, आखिर आप कैसी हो, अब उनको भी तो अपनी शक्ल सूरत दिखाओ। तब जैसिका और आशीष भी देख पाती है। अब देखती हैं कि वो करीब 25-26 साल की एक नौजवान
लड़की आंखें अंगार की तरह दहक रही है और देखने में खूबसूरत, लेकिन कोई चेहरे पर मुस्कान नहीं। आंखें एकदम अंगार की तरह अब जल रहा है और आवाज भी सुनाई पड़ रही है। जो आवाज न सुनाई पड़ रही थी ना वो दिखाई पड़ रही है, अब तो दिखाई भी दे रही है, आवाज भी सुनाई पड़ रही है। तांत्रिक मैडम अघोरी बाबा से बोलते हैं कि अघोरी बाबा, अब देखिए आपका जिम्मा है, कैसे इस लड़की को आप यहाँ से आज़ाद करेंगे। और अघोरी बाबा उससे सवाल पर सवाल पूछ रहे हैं। अब तुम ही बताओ कि जो तांत्रिक रहता था उसने तुम्हें इस जगह पर कैसे बांधा है। और कोई तो अब ऐसी चीज होगी जिसके शक्ति से तुम यहाँ पर बंधी पड़ी हो। तुम सोचो, अपना दिमाग लगाओ, अब फिर हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हें हम इस जगह से आज़ाद कर देंगे। अघोरी बाबा उससे बात करते जा रहे थे और वो जो लड़की थी सोच में डूबी हुई थी, सोच रही थी कैसी अब कैसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बंधी हुई हूँ, इस जगह से निकल नहीं पा रही हूँ। आखिरकार ना तो लड़की सोच पाई, ना तो तांत्रिक मैडम और बाकी लोग भी तो कुछ सोच ही नहीं पाए थे। अघोरी बाबा उस लड़की से बात करते करते अचानक उठ गए और उठ करके अब उस बेसमेंट के अंदर में अब एक तरह से पूरा किनारे किनारे घूमने लगे थे। अब उस बेसमेंट का कम से कम 5 चक्कर लगा लिए थे। अब पीछे पीछे अब एक तरह से तांत्रिक मैडम घूम रही थी और अघोरी बाबा आगे आगे जैसे उस जगह को सूंघते जा रहे हैं कि यहाँ क्या ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से ये शक्ति यहाँ पर बंद पड़ी है। आज खुद भी परेशान है और ना ये घर को आबाद होने देती है। आखिरकार एक कोने में जा कर के अब अघोरी बाबा सूंघते सूंघते रुक जाते हैं। तांत्रिक मैडम कहते हैं कि देखो ये जो फर्श है ना, तुम महसूस करो, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। यहाँ कुछ अब छोटा सा गड्ढा होगा या तहखाना बना है। तुम अंदाजा लगाओ, इस जगह पर मुझे खोखला महसूस हो रहा है। तांत्रिक मैडम भी आजमाती है और तब उनको लगता है कि हाँ, अघोरी बाबा सही करें। अब आखिरकार अब आवाज़ लगाती है आशीष को, जैसे कि तुम दोनों अब जल्दी से आ जाओ। दोनों लोग दौड़ते हुए उस कोने में पहुंचते हैं जहां पर अघोरी बाबा और तांत्रिक मैडम खड़ी होती है। तांत्रिक मैडम इशारा करते हैं कि आशीष, अब अपनी ताकत का थोड़ा सा अब इस्तेमाल करो, ये जगह मुझे खोखली नजर आ रही है, इस जगह को तुम तोड़ो और तब हमें पता लगेगा कि आखिर यहाँ पर है क्या। अब आशीष अपने काम में लग जाते हैं, अपने पैरों से तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो टूट नहीं पाता। आखिरकार अब उनके पास में ऐसा कोई औजार नहीं। हाँ, वहाँ पर ऊपरी मंजिल पर जाते हैं, अब एक कुछ लोहे का जुगाड़ और फिर कोई एक भारी सा पत्थर लेके आते हैं और उस जगह पर पटक पटक करके तोड़ने की कोशिश करते हैं और उसमें कामयाब हो जाते हैं। अब थोड़ा सा सुराख हो जाता है और तब टॉर्च की रोशनी में जो लोग देखते हैं ना, दंग रह जाते हैं। अंदर में अब वहाँ पर तंत्र व मंत्र का सामान रखा हुआ है। अब वो एक मटका बना हुआ है, मटका है और उसके अंदर लाल कपड़ा बंधा हुआ है और उस गड्ढे के अंदर में बहुत सारा हड्डियां, ऐसे कुछ तंत्र मंत्र का सामान भरा हुआ है। आप अघोरी बाबा देख करके बिल्कुल समझ जाते हैं और मैडम से कहते हैं कि देखो, यही शक्ति है, इसी वजह से ये बेचारी लड़की इस जगह पर बंधी पड़ी है, खुद ही परेशान है और यहाँ किसी को रहने भी नहीं देती है। ये चीज़ हम यहाँ से निकाल देंगे और इसको हम दूर फेंक देंगे, पानी के अंदर प्रवाह कर देंगे, तो समझ लो सारी शक्ति गायब हो जाएगी और वो लड़की भी आज़ाद हो जाएगी और ये जगह भी सुरक्षित हो जाएगा। आशीष, तुम इसको निकालने की कोशिश करो। और तभी तांत्रिक मैडम बिल्कुल आशीष को मना करती, नहीं आशीष, तुम रुको, ये काम मैं करूँगी। आखिरकार हाथ डालती है लेकिन हाथ पकड़ तो लेती है मटके को लेकिन खींच नहीं पाती है। तब आशीष कहते, मैडम रुकिए, थोड़ा मेहनत मुझे और करने दीजिए। उसी पत्थर से फिर चोट करते करते अब इतना जगह बना लेते हैं और वो जगह पूरा खाली हो जाता है, गड्ढे के बराबर। तांत्रिक मैडम सारा सामान को अंदर से अपने हाथों से निकालती है। आशीष एक थैले में सारा सामान को भर लेते हैं। अब इसके बाद वो लोग उसी कोने में आ जाते हैं, लेकिन जहां आते हैं, जहां वो लड़की नजर आती थी, वो लड़की तो गायब। उस लड़की को बुलाने की कोशिश करती हैं तांत्रिक मैडम और तब अघोरी बाबा हंसने लगते हैं
किसको बुला रही हो? वो तो निकल चुकी है, अब उसको आज़ादी मिल गई है। अब भला इस जगह पर वो क्या करेगी? स्वतंत्र हो गई है, अब उस जगह पर दोबारा लौट के नहीं आएगी। चलो, हमारा काम खत्म हो चुका है। अब तांत्रिक मैडम अब एक तरह से लंबी सांस लेती है। कहती है, बेचारी आत्मा न जाने कितने सालों से इस बेसमेंट के अंदर में दफन थी। अगर हम लोग नहीं आते, अघोरी बाबा आप नहीं आते ना, तो मैं तो ढूंढ ही नहीं पाती आखिर वो शक्ति का सोर्स कहाँ था। जब तक आप सूंघते नहीं, उस जगह को पहचानते नहीं, तब तक तो मैं कभी भी नहीं ढूंढ पाती। चाहे मैं कितनी भी ताकत लगा लेती, ये जगह मैं पहचान नहीं कर पाती थी। अब अघोरी बाबा हंसते हुए कहने लगे, अरे चलो, अब काम तुम्हारा हो गया ना, अब इस जगह पर हमें अब टाइम खर्च नहीं करना है। इन चीज़ों को नदी में प्रवाह करना पड़ेगा, और तभी जाकर के अब इससे मुक्ति पा सकते हैं। नहीं तो ये जो चीज़ है ना, बहुत ही खतरनाक है। अगर किसी के हाथ में पड़ गया, कोई बेचारा इसके नज़दीक से गुजरेगा भी ना, तो समझ लो खतरे में आ जाएगा। हमें अब देर नहीं करना चाहिए। इसके बाद तांत्रिक मैडम अब निकल चुकी थी कोठी से, और सारा सामान अब कार में रख करके अब वो लोग अपने फार्म हाउस की तरफ लौट रहे थे। एक तरह से उनका काम अब खत्म हो चुका था। हाँ, रास्ते में एक नदी में वो सारा सामान जो तंत्र मंत्र का था, पर एक तरह से परवाह कर दिया था, नदी में डाल दिया था। इसके बाद अब एक तरह से उस कोठी को आज़ाद कर दिया था। अब उस घर में, उस कोठी में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी। अब वो सेठ जो मर्जी करे, अब अपना घर बना के खुद रहे, अब उसमें कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। और वो सब सारा खेल था उस तांत्रिक का, जो तांत्रिक उस कोठी को हड़प लेना चाहता था। अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से अब उस जगह को बांध दिया था, और वहाँ पे एक शक्तिशाली आत्मा को बिठा रखा था कि तुम इसी जगह पर रहो, यहाँ पर किसी को रहने मत देना। अब वो शक्तिशाली आत्मा भी फंस के रह गई थी, अब वो भी आज़ाद हो गई थी, और वो घर भी अब आज़ाद हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी तांत्रिक मैडम की स्टोरी। ये पारस का काम अब उस जगह पर खत्म हो चुका था। पारस, रमेश ठेकेदार और चाचा अब एक तरह से आपस में बैठ कर के बातचीत कर रहे थे। और रमेश ठेकेदार बता रहे थे कि देखो पारस, अब जो हमारी नई साइट मिली है ना, अब यहाँ से कम 400 किलोमीटर की दूरी पर है। अब देखो, यहाँ तो पूरा अब लेबर जा चुके हैं, और तुम भी अपने चाचा के साथ अब निकल जाओ। अब यहाँ पर सारा काम तो ख़त्म हो गया है। अब मैं कुछ दिनों में अब वो साइड पर लौट आऊँगा। अब एक तरह से सारी जिम्मेवारी अब पारस को दे करके रमेश ठेकेदार अब उस जगह के बारे में सब कुछ जानकारी देने लगते हैं कि वहाँ पर क्या क्या होना है। लेकिन अभी काम तो फिलहाल स्टार्ट नहीं होगा, आज जब तक मैं भी आ जाऊँगा। इसके बारे में अब ज़्यादा विशेष बात वहीं पर होगी। अब आप लोग निकल जाओ। पारस के साथ उस जगह पर ना जाने क्या क्या घटना घटी थी। पारस उस जंगल वाली लड़की को भूल नहीं पाए थे। अगर आपने पारस की पूरी कहानी नहीं सुनी है, नहीं देखी है, तो इसका जो पीछे की भाग है वो ज़रूर आप सुनिएगा और देखिएगा, बहुत आनंद आपको आएगा। अब पारस जो थे ना, उस जगह पर बड़े अच्छे अच्छे अनुभव, बड़े बुरे बुरे अनुभव कर चुके थे। अगर उस रात को जंगल में नहीं जाते, तब वो शायद जंगल वाली लड़की उनको मिलती नहीं। अब एक तरह से उस लड़की की वजह से ही अब पारस तो एक मामूली से मजदूर थे रमेश ठेकेदार के पास में, और उस लड़की के वजह से ही अब इस जगह, इस पोजीशन पर पहुंच पाए थे। अब एक तरह से सब कुछ खत्म हो चुका था। अब जो कुछ था अब उनसे बहुत दूर हो चुका था। ना तो वो जंगल वाली लड़की अब आ रही थी, और ना लग रहा था कि अब उनके आसपास में कोई आत्माएं नजर आती है। जैसे अब उनकी जो शक्ति थी वो जा चुकी थी। अब पारस भी इस चीज़ का अनुभव करते थे कि चलो अच्छा हुआ, अब सब कुछ अब हमसे दूर हो चुका है, अब कम से कम अपने काम में ध्यान दूंगा और आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। अब फिर अपने चाचा के लेकर के अब नई साइड की ओर चल देते हैं, और फिर वो उस साइड पर पहुंच जाते हैं।
मजदूर तो पहले ही वहां पहुंच चुके थे। ठेकेदार ने सारा प्रबंध करा रखा था। झुग्गी झोपड़ी अब मजदूरों के लिए रहने के लिए बनवा रखा था। और वो भी उस जगह पर पहुंच करके अब आप नए सिरे से उस जगह पर जमने की कोशिश करने लगे। अब यहाँ पर जो काम था अब वो तो कुछ दिन में स्टार्ट होता, और तब तक मजदूरों की देखभाल, उनके खाने पीने की सब चीज़ के ख्याल अब पारस को रखना था। और इसके बाद ठेकेदार रमेश ठेकेदार आ जाते तो आगे का काम शुरुआत होता। अब एक तरह से पारस भी अब बेफिक्र थे कि उनके आसपास में कोई आत्माएं भटकती नहीं, ना कोई नजर आती थी। अब एक तरह से निश्चित थे कि चलो अब सुकून की अब एक नींद लिया जाएगा, अब हमें कोई तंग करने वाला नहीं है। जो होना था अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब उन चीज़ों को अब एक तरह से पारस भूलने की कोशिश कर रहे थे। अब वो पीछे की तरफ लौटना नहीं चाहते थे। और चाचा भी समझाते थे कि पारस जो कुछ हो गया उसको भूल जा। अच्छा ही हुआ कि उन शक्तियों से तेरा पीछा छूट गया, नहीं तो तू रात दिन परेशान रहता था। अब तू ही कहता था कि तेरे आसपास में वो शक्तियाँ नजर आती हैं, लेकिन बेटा अब तू सुख की जिंदगी जी रहा है और उन चीज़ों को तू जो पीछे बीत चुका है उसको भूल जा। अब एक तरह से नई जिंदगी स्टार्ट कर और काम में ध्यान दे। तुम्हें आगे बढ़ना है और इसके बाद तेरा शादी ब्याह भी तो होना है, इसके बारे में भी सोच। पारस कहते थे कि हाँ चाचा, अब मैं वही चीज़ को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, अब अपना काम ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अब इसके बाद पारस नए साइट पर आ करके अब अपना काम संभाल लेते। अभी कोई काम धाम तो था नहीं, बस मजदूरों की देखभाल करनी थी। जब तक रमेश ठेकेदार आ न जाए, जब तक नक्शा ड्राइंग आ न जाए, तब तक तो काम स्टार्ट करने कोई मतलब ही नहीं था। पारस के पास में टाइम ही टाइम था। अपनी बुलेट बाइक लेकर के निकल जाते, आसपास की बस्तियों में घूमते, कभी कभी लॉन्ग ड्राइव भी कर लेते थे। बड़ा आनंद आता था। इसके बाद रात को वहीं पर रहना, खाना पीना सब मजदूर बनाते थे और उन्हीं में भोजन कर लेते थे। उसमें अभी पारस में वो वाली बात नहीं आई थी कि मैं ठेकेदार हो गया हूँ तो मजदूरों के साथ नहीं बैठूंगा। ये चीज़, ये लक्षण उनमें बिल्कुल नहीं था। अब सब भाई के समान लगते थे, हंसते थे, बोलते थे, अब एक तरह से सुख दुख में साथ देते थे। खैर इस तरह करते करते 5 रोज नए साइड में बीत गया था। ना अभी तक रमेश ठेकेदार आए थे, ना काम अभी स्टार्ट हुआ था। सब इंतजारी कर रहे थे कब रमेश ठेकेदार नक्शा लेके आए और फिर अपना काम शुरू करें। 5 दिन बड़ा आनंद से बीत चुका था। अब बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उनके आसपास में कोई शक्ति हो, कोई ऐसा चीज उनको महसूस भी नहीं होता था। पारस भी खुश थे कि चलो सब कुछ अब खत्म करते हैं, उन चीज़ों को याद नहीं करते हैं। लेकिन जो जंगल वाली लड़की थी ना, कभी कभी उनको जरूर याद आती थी और एक दिल में खटका सा होता था। अब ऐसी थी, अब एक तरह से प्रेम करते थे उससे, याद तो आनी थी, लेकिन वो कभी भी अब उनके सामने में नहीं आई थी। अब एक तरह से पारस भी उससे अब मोह भंग करने लगे थे कि चलो जितना उससे दूर हुआ जाए उतना ही अच्छा है। अब तो उस जगह से हम 400 किलोमीटर आ गए, अब कोई भी हमारे पास में क्यों भला आएगा, सब कुछ खत्म हो चुका है। पारस अब चैन की नींद सो रहे थे। खाना खाना, अब इधर से उधर घूमना, अब यही उनके पास में काम रह गया था। ठेकेदार जी का इंतजार हो रहा था। आखिरकार शाम के टाइम अब अपनी बाइक लेकर के कस्बे में चल पड़े थे। सोचे थे कि वहाँ कस्बे में बैठ कर के थोड़ा चाय नाश्ता करेंगे और इसके बाद अब अपने बैरक की तरफ, कैंप की तरफ लौट आएंगे। अब वहाँ बैठे चाय नाश्ता करने के बाद अचानक तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। वो रुक गए। पारस इंतजार करने लगे कि बारिश थोड़ा बंद हो और तब अपने कैंप की तरफ लौट आएंगे, लेकिन बारिश ऐसा स्टार्ट हुआ कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार जब बादल फटा और जब आसमान में बारिश रुका, तब रात के 10 बज चुका था। अब एक तरह से बारिश रुकते ही अब अपने बाइक पर सवार होकर के और अपने कैंप की तरफ चल पड़े। बीच में ऐसा कोई जंगल वंगल नहीं था, दोनों साइड में खेत खलिहान और पेड़ रोक कुछ ऐसे ही नजर आ रहे थे। रोड पर पानी थोड़ा लगा हुआ था और धीमे धीमे करके
अब पारस अपने बाइक आगे बढ़ाते हुए चलते जा रहे थे। अचानक एक पेड़ के पास में एक सफेद कपड़ों में कोई खड़ा हुआ दिखा। अब पारस की बाइक को हाथ देकर रोकने की इशारा कर रहा था। पारस जब उस जगह पर पहुंचे, बाइक रुकते ही अब पारस उस तरफ निगाह डालते हैं तो देखते हैं कि पेड़ के पास में एक खूबसूरत 20-25 साल की लड़की खड़ी हुई, बारिश में भीगी हुई, और लग रहा था उसको ठंड लग गया है। कांप रही थी, बदन कांप रहा था ठंड की वजह से। अब वो ही बाइक रुकने की इशारा किया था। जैसे ही बाइक रुकती है, वो लड़की अब दौड़ के पेड़ के पास से पारस के पास में आ जाती है और कहती है कि आप मेरा मदद करेंगे, आप मेरी मदद करेंगे। जुबान साथ नहीं देता है, क्योंकि शायद इतनी तेज बारिश में भीग करके अब वो ठंड का शिकार बन चुकी है। पारस उस लड़की को देखते हैं, खूबसूरत लड़की और सही ढंग का कपड़ा पहन रखी, लगता है कि बड़े घर की बेटी है। और इस अवस्था में देख करके वो भी समझ जाते हैं कि बारिश की वजह से ये भीग चुकी है। लेकिन पूछते हैं कि तो आप यहाँ पर कर क्या रही थी इतनी रात को? और तब वो लड़की कहती है कि देखिए, मुझे शहर से आने में देर हो गई। अब बस जैसे ही मुझे उतार कर चल दी और उसी टाइम बारिश आ गई थी। अब मैं इस पेड़ के पास में आकर के छुपने की कोशिश किया और कुछ देर तक तो मैं ज़रूर बारिश से बची रही, लेकिन आखिर बारिश इतनी तेज़ थी कि मैं बच नहीं पाई। अब मैं पूरी तरह से भीग चुकी है, आप मेरी मदद करेंगे? पारस समझ गया कि इस लड़की को मदद की ज़रूरत है और कहने लगे हाँ बिल्कुल करेंगे, बताइए। तब कहती कि आप मेरे घर तक छोड़ देंगे। पारस सोचने लगते हैं और उनको लगता है कि हाँ ये काम तो ज़रूर करना चाहिए। कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल छोड़ देंगे, कहाँ पर घर है आपका? लड़की हाथ की तरफ इशारा करने लगती है और इशारा करती है जिधर पारस का कैंप था। पारस का अब साइड जहाँ पर थी, अभी साइड तो स्टार्ट नहीं हुआ था। पारस कहते हैं हाँ हाँ मैं भी तो इसी तरफ जा रहा हूँ, चलिए आप बैठ जाइए, मैं आपको बिल्कुल छोड़ दूंगा, बस रास्ता मुझे बता दीजिएगा। लड़की आकर के बैठ जाती है पारस से चिपक करके। अब पारस को भी लगता है कि हाँ भाई लड़की कांप रही है, शरीर में अनुभव होता है। जल्दी से अब पारस बाइक स्टार्ट करके चल देते हैं। कैंप उनका पीछे छूट जाता है और आगे की तरफ चलते रहते हैं। लड़की बोलती है बस थोड़ा सा और आगे चल कर के मेरा घर है, रोड के पास ही मेरा अब घर है, ज़्यादा अंदर आपको जाना नहीं पड़ेगा। पारस कहने लगते हैं कोई बात नहीं, अगर अंदर जाना भी होगा तो हम चले जाएंगे, आपको घर पहुंचाना मेरा धर्म है, अभी इस रात में आपके साथ कुछ भी हो सकता है। लड़की कहती हाँ मुझे डर भी लग रहा था कि अब मैं क्या करूँगी, लेकिन जैसे आपकी बाइक की रोशनी देखा ना तो मुझे दिल में एक आवाज़ आई कि हाँ आप ये मेरा मदद आ चुका है, आप वाकई में आपने मेरी मदद किया है, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। लड़की एक तरह से शुक्रिया कहती है। आप पारस उसके बताए हुए रास्ते पर चलते जाते हैं। कैंप कभी पीछे छूट चुका है, कम से कम 3 किलोमीटर और आगे आ चुके हैं। तब लड़की कहती है कि बस ये सामने देख रहे हैं ना, ये मेरा घर है। पारस अब देखते हैं वास्तव में एक घर रोड के किनारे उनको दिखता है। तब वो चौंक के कहते हैं कि आप गांव बस्ती में नहीं रहती, ये तो सड़क के किनारे इकलौता घर आपका। लड़की कहती कि हाँ ये जो मेरा घर है ना, ये आज से नहीं है, बहुत साल पहले मेरे जो दादाजी थे ना, यहाँ पर होटल चलाया करते थे, लेकिन अब उनकी मौत के बाद में अब हमारे परिवार वाले ने होटल का काम बंद कर दिया। एक तरह से हमारा ये घर हो चुका है। अब हमारा परिवार सब इसी घर में रहता है, लेकिन अभी जो हमारा परिवार है ना, अधिकांश शहर में रहता है और मैं और मेरी दादी माँ यहाँ पर रहती हैं। अब मैं भी शहर में रहती हूँ और अब कभी कभी दादी माँ से मिलने आ जाती हूँ। दादी माँ अब शहर जाती नहीं, उनको यहीं इसी घर में अच्छा। लड़की बातचीत करते हुए अपने घर के दरवाजे पर जाती है। दरवाजे की कुंडी अब बजाती है, दादी दादी मैं आ गई, दरवाज़ा खोलो, जल्दी दरवाज़ा खोलो दादी। कुछ ही देर के बाद में दरवाज़ा खुल जाता है। पारस उस लड़की के साथ दरवाजे पर खड़े रहते हैं और जब दरवाज़ा खुल जाता है ना, तब पारस कहते हैं कि ठीक है अब आप अपने घर पहुंच गई, मुझे भी अपने घर जाना है। और तब लड़की मुस्कुरा कहती है कम से कम एक कप चाय तो पी के जाइए, आप भी बारिश में भीगे हुए लग रहे हैं, चलिए। अब कहती है कि देखिए एक कप चाय पी के जाइए, आपने मेरी मदद किया है, इस बरसात भरी रात में
आपने मेरे घर तक छोड़ा है। लेकिन पारस मना करते हैं कि नहीं नहीं, मैं अपने घर निकल रहा हूँ, मुझे भी लेट हो रही है। लेकिन वो एक तरह से रिक्वेस्ट करने लगती है। अब मुस्कुरा के पारस की तरफ देखती है, लेकिन अब उस मुस्कुराहट को पारस देखते तो जरूर हैं, लेकिन वो नज़रअंदाज कर देते हैं। हाँ, लड़की खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी न जाने पारस को लग रहा था कि बस इस जगह से निकल लो, इसी में हमारी भलाई है। लेकिन लड़की मानती नहीं है। बस 2 मिनट घर के अंदर चलिए और मैं आपको गरम गरम चाय पिलाती हूँ, इसके बाद चले जाना। अब दरवाज़ा खुल चुका था। अब पारस भी अब उस लड़की के पीछे भी चले जाते हैं। हाँ, रास्ते में अब उनको एक जगह पर एक बूढ़ी औरत जरूर दिखाई देती है। वो कम से कम 60 साल की थी। सर के बाल अब पके हुए सफ़ेद हुए पड़े थे। अब वो पारस की तरफ घूर के देख रही थी। पारस को लगा कि हाँ, यही इस लड़की की दादी होगी, जैसा लड़की ने बताई थी। एक जगह पर सोफे पर अब पारस को बिठाती है कि बस 5 मिनट चाय बना के लाती हूँ, चाय पी लीजिए, अब फिर आप चले जाइएगा। पारस इंतज़ार करने लगते हैं। लड़की अब वो उस जगह से चली जाती है और जब लौट के आती है तो हाथों में चाय का कप लेकर के, अपने लिए भी और पारस के लिए भी, दोनों बैठ करके पीने लगते हैं। अब पारस से पूछते जाती है कि आप कहाँ रहते हैं, करते क्या है। पारस अपने बारे में सब कुछ बताने लगते हैं और कहते हैं कि हमारा नया अब साइट शुरू हो रहा है, अब मैं उसी कैंप में रहता हूँ। अब एक तरह से मैं इंचार्ज हूँ इस जगह का। लड़की बड़ा प्रभावित होती है। अब बातचीत का सिलसिला चलने लगता है, लेकिन पारस को लगता है कि इस जगह से हमें निकल जाना चाहिए। ना जाने अंदर कोई ऐसी चीज़ उनको उकसा रही थी कि इस जगह पर रुकना ठीक नहीं है। अंदर में एक ख्याल आ रहा था। चाय पीते पीते अचानक अब लगता है कि वो सर चकरा रहा है पारस का। जब तक संभलते तब तक एक तरह से चकरा करके आंखें उनका बंद हो जाता है। अब पारस एक तरह से बेहोश हो चुके हैं। उस चाय में लड़की ने कुछ मिलाया था या फिर पारस के साथ कुछ और हो गया। लड़की जब देखती है कि हाँ, पारस अब एक तरह से आंखें बंद कर दिए हैं, अब बेहोश हो गए हैं, तब अपनी दादी को आवाज़ देती है, दादी दादी जल्दी आओ जल्दी आओ, ये देखो इस नौजवान को क्या हो गया, ये आंखें अपने बंद कर लिया, लग रहा है कि बेहोश हो गया। दादी, ये हुआ क्या। दादी दौड़ के आती है और वो पारस को आंखें खोल कर देखती है, आंखें को पलके हटाती है और तब कहती है कि बेटा हाँ, ये तो बेहोश हो गया है। कौन है नौजवान ये। और तब जल्दी जल्दी वो लड़की सब कुछ बताती है कि मैं बारिश में भीग रही थी और तब ये शख्स मुझे यहाँ तक पहुँचाया। दादी, इसके साथ में क्या हो गया ये। दादी कहती है कि बेटा इसको अब एक तरह से खाट पर सुला दे। और दोनों लोग एक तरह से उठा करके अब खाट पर सुला देते हैं। अब लड़की एक तरह से पारस को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन दादी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दौड़ती रहती है। जब भी मुड़ करके अब लड़की दादी को बोलती है कि दादी अब जरा तुम देखो ना, लड़का क्यों नहीं होश में आ रहा है, इसके साथ में हुआ क्या। लेकिन दादी जरूर देखती है, लेकिन उसके चेहरे में अब एक तरह से मुस्कुराहट दौड़ती रहती है। ना जाने अब क्यों ऐसा कर रही है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है। जब लड़का होश में नहीं आता है तो लड़की बहुत परेशान हो जाती है और अपने दादी से कहती है कि दादी ऐसा कैसे हो गया, ये तो स्वस्थ लड़का और कहीं से भी नहीं लग रहा है कि बीमार है, तो इसके साथ में हुआ क्या। दादी अब लड़की के हाथ पकड़ करके एक तरह से समझाने की कोशिश करती है कि देख बेटा, कभी कभी इंसान अब देखने में तो स्वस्थ लगता है, लेकिन अब कुछ भी हो सकता है। ये शरीर है, मशीनरी चीज़ है, कभी भी खराब हो सकता है बेटा। अब देखो, अभी थोड़ा आराम कर लेगा ना तो ये खुद अपने आप आंखें खोल देगा। अब जाओ, तुम भी भीगे हुई हो और तुम आराम करो। चलो मैं तुम्हें अपने कमरे में लेके चलती हूँ। अब दादी अब उस लड़की को लेकर जाना चाहती है कि लड़की बहुत घबराई हुई है, उसको लग रहा है कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। अब इस लड़के को मैं यहाँ लेके नहीं आती तो शायद इसके साथ में कुछ नहीं होता। एक तरह से डरी हुई दिखा देती है। कहती दादी पक्का ही होश में आ जाएगा ना। और दादी मुस्कुरा के कहती हाँ बेटा, ये कोई ऐसा कुछ बीमारी थोड़ी है, मुझे लग रहा है कि थकान की वजह से इसको हो गया है, डरने वाली कोई बात नहीं है। देखना ये सुबह जब उठेगा ना तो बिल्कुल फ्रेश होगा। अब ऐसा किस दावे के साथ में दादी कह रही थी,
लड़की तो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। अब दादी के साथ अपने कमरे में आ गई थी। दादी उसको ज़बरदस्ती अब सुला रही थी कि देख बेटा, रात काफ़ी हो गई है, तुम भी आराम करो, मैं भी कर रही हूँ और लड़का भी आराम कर रहा है। जब सुबह हम दोनों उठेंगे ना तो लड़का पूरा होश में आ जाएगा, तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है। ऐसा होता रहता है इंसान के साथ में। और तब लड़की अब थोड़ा सा रिलैक्स मोड में होती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर के बाद में लड़की आंखें खोल देती है। अपने बगल में सोई हुई दादी को जब नहीं देखती है तो दादी दादी का आवाज़ देती है, लेकिन दादी वहाँ पर थी ही नहीं। अचानक दादी कहाँ गई, उनको लगा कि कहीं बाथरूम में तो नहीं गई। बाथरूम में देख के आती है तो दादी वहाँ नहीं। और तब वो पिछले कमरे की तरफ चल पड़ती है जहाँ पर वो अजनबी लड़का लेटा हुआ है। और जब उस कमरे के पास पहुँचती है और तब देख करके हैरान हो जाती है कि दादी उसके पास में खड़ी हुई थी और उस लड़के के अब एक तरह से देख रही थी और कुछ मंत्र का पढ़ रही थी, मंत्र का जैसे उच्चारण कर रही थी। ये सब देख करके जो लड़की थी, नौजवान लड़की, एकदम डर गई कि दादी ऐसा क्यों कर रही है, ये लड़के के साथ में ये मंत्र का उच्चारण क्यों कर रही है, बात क्या है। दादी दादी आवाज़ लगाती अब कमरे की तरफ भागती है और तभी जो उसकी दादी होती है अब एक तरफ से डांटती है लड़के को, जहाँ आया वहीं पर रुक, अंदर मत आना, इस कमरे के अंदर मत आना, मैं कुछ कर रही हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। लड़की डर जाती है और फिर दादी उसकी डांटती, जा अपने बिस्तर पर सो जा, वहाँ से आने की कोशिश मत करना। लड़की एक तरह से डर जाती है अपने दादी का ये रूप देख करके कि दादी को क्या हो गया। ये दादी अब एक तरह से जैसे लग रहा है कि कोई तांत्रिक बन गई है, ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, ऐसा तो मेरी दादी नहीं थी। सोचती हुई डरी हुई लड़की अपने बिस्तर पर आकर लेट जाती है, लेकिन उसको नींद नहीं आती है। अब कुछ देर के बाद में दादी अब उसके बगल में आ जाती है और अपनी बेटी को, जैसे उस लड़की को अब आवाज़ देती, सो गई क्या। और तब डरी हुई लड़की कहती कि नहीं दादी, मैं जगी हुई। ये सब क्या हो रहा था दादी, तुम वहाँ पर कर क्या रही थी। दादी कह रही थी कि देख बेटा, मुझे शक था कि इसके साथ में कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं है। अचानक चाय पीते पीते ये लड़का बेहोश कैसे हो गया। और तब मुझे सोचते सोते लगा कि जरूर इसके साथ में कुछ शक्ति तो नहीं है, कुछ इसके साथ में कोई प्रेत साया का बाधा तो नहीं है। और तब मुझे लगा कि ना, इसकी मदद करनी चाहिए। अब मैं कुछ तंत्र विद्या का उपयोग करती हूँ, जानती हूँ। अब मैं उस तंत्र विद्या का उपयोग करने के लिए चली गई थी कि अगर इसके शरीर पर कोई काला साया होगा तो वो हट जाएगा और ये लड़का अब सुबह तक होश में आ जाएगा। अगर ऐसा मैं नहीं करती तो शायद ये लड़का कभी उठे ना। मुझे इसी बात का चिंता लगी थी, आखिर तुम्हारा वो दोस्त था और तुम्हारी बदनामी होती, मेरी भी बदनामी होती, इसलिए मैं सब कर रही थी। बेटा तुम डर गई ना। अब वो लड़की अपने दादी से लिपट जाती और कहती कि दादी, मुझे तो डर लग रहा था आपका वो रूप देख करके, मैं तो ऐसा कभी आपको देखा नहीं। ये सब क्या है दादी, ये सब तुमने तंत्र मंत्र का काम कब से सीख लिया। और तब दादी मुस्कुरा के कहती कि बेटा, मैं अभी से नहीं, जब तुम्हारे बराबर थी ना, तब मेरे पिताजी मुझे सिखाए थे वो तंत्र विद्या। और देखो कभी कभी उपयोग करने का मौका मिल जाता है। अब मैं उस लड़के को देखी ना तो मुझे लगा कि इसके अंदर में ऐसी कोई शक्ति है और वो शक्ति ही उसको परेशान कर रही है और इसी वजह से वो लड़का बेहोश हो गया है। अब देखो, मैंने तंत्र मंत्र से झाड़ा तो लगा दिया है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि सुबह तक वो लड़का सही हो जाएगा, आंखें खोल देगा। चलो अब सो जाओ, सुबह देखते हैं, और नहीं तो कुछ और उपाय करना पड़ेगा। अब वो लड़की सारा खेल समझ जाती है कि दादी अब उस लड़के के साथ में कुछ बुरा नहीं कर रही थी, वो उसका एक तरह से भला कर रही थी। मैं तो खामखा डर गई। और आखिरकार दोनों लोग सो जाते हैं और सुबह लड़की उठती है। और जब लड़की उठती है ना, सीधा भागते हुए अब पारस के कमरे की ओर भागती है जहाँ पारस सोए होते हैं। लेकिन हैरानी होती है, जब उस जगह पर जाते हैं ना तो पारस नजर दरवाज़ा खोल के बाहर निकलती है। पारस का बुलेट देखती है, लेकिन वह बुलेट था ही नहीं। अब एक तरह से रोड पर इधर उधर देखती है, लेकिन पारस कहीं पर नजर नहीं आते हैं। और तब समझ जाती है कि पारस जो होश में आ चुके हैं और अपनी बाइक लेकर के चले गए। अब वो ऐसा उन्होंने क्यों किया,
कम से कम जगा के जाते, बोल के जाते कि हाँ मैं जाग गया हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। अब दिन भर वो लड़की पारस की सोच में डूबी रहती है। वो लड़का उनको जैसे उस लड़की को पसंद आ गया है और उसकी याद में खोई रहती है। पारस को अब नाम तो नहीं जानती, सब कुछ अब पूरा ठिकाना तो नहीं जाती, लेकिन वो चाहती कम से कम उस लड़के से मिले और उसके बारे में जानकारी ले कि अब कैसा है, तबीयत उसकी कैसी है। और उधर जो पारस थे ना, जैसे ही कहते हैं कि मैं चाय पिया और इसके बाद में मुझे ऐसा लगने लगा कि चक्कर आ रहा है और फिर मेरी आंख बंद होती चली गई, मुझे होश ही नहीं रहा। आज जब मैं बेहोशी में था तब मुझे एहसास हो रहा था कि जैसे मेरे आसपास में कोई शक्ति है जो मेरे आसपास में चक्कर लगा रही है। मैं उसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर कौन है, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आ रही है। लेकिन वैसा लगता है कि जैसे जानी पहचानी है। उसका सुगंध कुछ मुझे महसूस होता है, उस सुगंध का उस एहसास मैं ज़रूर किया हूँ, लेकिन वो सुगंध अब कहाँ से आ रही है और कौन शक्ति हो सकती है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। और आखिरकार जब मैं अपने आप को अब एक तरह से होश में पाता हूँ, तब मैं अपने आप को उसी घर में जहाँ पर मैं चाय पिया था, उसी चारपाई पर मैं अपने आप को लेटा पाता हूँ। अब मैं घबरा जाता हूँ। तब तक सुबह हो जाती है। अब मैं उस जगह से जल्दी से निकलता हूँ। अब मैं उस लड़की को देखता हूँ कि उसकी दादी माँ और वो कहाँ पर है, लेकिन वो लोग शायद कमरे के अंदर सो रहे थे। अब मुझे उस घर में घबराहट सी हो रही थी, घुटन सी हो रही थी। मुझे जैसे कोई कह रहा है कि जल्दी से इस घर से निकल। अब मैं एक तरह से डरा हुआ उस घर से बाहर निकलता हूँ, अपने बाइक स्टार्ट करता हूँ और साइड पर पहुँच जाता हूँ। पारस को ऐसा महसूस होता है कि अभी भी उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है और चाचा से बताते हैं। चाचा जी पूछते हैं कि बेटा तू रात में कहाँ रह गया था। चाचा उस लड़की के बारे में बताते हैं और तब चाचा नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि पारस तेरे को समझाया ना कि ऐसे अब किसी को मदद मत किया कर। क्या ज़रूरत थी उस लड़की को तुझे उस अपनी बाइक पर बिठा करके उसके घर पर ले जाने की। देख लिया ना, फिर कोई संकट में फंसने वाला तो नहीं है। तब पारस कहते हैं कि नहीं चाचा, उस लड़की की ज़रूरत थी। वो ठंड से कांप रही थी, बारिश इतना हुआ पड़ा था। हम इंसान हैं, इंसान के नाते तो मदद कर सकते हैं ना। हाँ, मेरे साथ में कुछ महसूस तो हो रहा था, लेकिन चाचा जो हो गया, अब मैं सुरक्षित तो आ गया ना। लेकिन चाचा अब एक तरह से नाराज़ हुए पड़े थे पारस से। कह रहे थे कि देख पारस, अब अपना ये इस तरह का काम छोड़ दे, अपना अब एक तरह से अपने काम में ध्यान लग, इधर उधर ज़्यादा मत भटक। क्या जरूरत थी रात को अब वहाँ पर जाने की, चाय पानी तेरे को पास का दुकान में मिल जाता है, अब इतना लंबा सफ़र क्यों किया। पारस समझा रहे थे कि चाचा शांत हो जाइए, ठीक है आपकी बात का मानता हूँ, आगे से दूर नहीं जाऊँगा। तो दोस्तों, इस कहानी को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आखिरकार वो लड़की क्या पारस से दोबारा मिल पाएगी, और वो पारस को ऐसा क्यों लग रहा था उस घर में कि उस घर में कोई है, ऐसा शक्ति का एहसास हो रहा था। और जैसे उनको कोई कह रहा था कि इस घर से जितना जल्दी हो सके भाग जा, नहीं तो मुसीबत में फंस जाएगा। इस कहानी को मैं अगले संडे को लेके आऊँगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। अब फिर हम मिलते हैं ना अगली कहानी में कल। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।